दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो प्रोविजनरी ऑफिसर बनते हैं उसका एग्जाम बेसिकली आईबीपीएस हर एक साल कंडक्ट कराता है। और लास्ट ईयर जो पिछले साल 2019 का जो पेपर हुआ था वो पेपर कैसा था, उसमें कितनी कट ऑफ रखी गई थी, क्या सिलेक्शन का मोड था, और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप एक बिगनर हैं और आप इस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। और इससे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं, आईबीपीएस आपका जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है वो बेसिकली 3 चीजों के लिए कराता है। एक आपका पीओ होता है, एक आपका क्लेरिकल होता है और एक आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम होता है। 2020 का कैलेंडर जनवरी में आउट हो चुका है और इसके एग्जामिनेशन की जो घोषणा है वो दोस्तों आने वाले समय में आपको बता दी जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन जो है प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि कोविड के कारण काफी सारा जो शेड्यूल है वो दोस्तों काफी चेंज भी हुआ है। तो पहले बहुत सारे लोग कुछ ऐसे डाउट्स उनके मन में आते हैं जिस वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पाते कि कितना समय लगेगा, क्या क्या फेजेस होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बिगनर हैं तो दोस्तों प्री के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हार्डली अगर मैं बात करूं तो 3 महीने अगर आपने बहुत जमकर तैयारी कर ली तो आप प्रीलिम्स के एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। जो पहला महीना है वो दोस्तों आपका इन्हीं सारी चीजों में निकल जाता है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें कितने टॉपिक पढ़ने, क्या क्या पढ़ना है। प्रीलिम्स में काफी ज्यादा चूजी चीजें होती हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा क्या क्या होता है। लेकिन आपको इतना समझना चाहिए कि प्रीलिम्स आप 3 महीने में अगर आपने अच्छी तैयारी कर ली है, अच्छी तैयारी का मतलब यही कि अगर आप 7 से 8 घंटे डेली बेसिस पर अपने सब्जेक्ट को दे रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और आपको ये समझना पड़ेगा कि प्री क्वालिफाई करके काम नहीं चलने वाला, मेंस सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी आपकी होती है। तो मेंस के लिए आपको कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो इन 3 महीने में पैरेलली थोड़े थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। लाइक अगर मैं बात करूं, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन हो जाता है जिसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट और आपका पजल हो जाती हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो मैक्सिमम वेटेज आपका रखते हैं। प्लस आप जो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जो जीके, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका पोर्शन आपके एग्जाम में पूछा आता है। तो आप पहले अपने अंदर ये मिथ जो है खत्म करें कि इस एग्जाम की तैयारी में बहुत लॉन्ग टर्म, साल 2-2 साल लोग तैयारी करते हैं तब एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है। अगर आप बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो 3 महीने में आप प्री कर सकते हैं। बाकी आपके 3 महीने आपको और मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी मेंस की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। वैसे आप ये मानकर चलें कि ये पूरे एग्जामिनेशन में इतना समय नहीं रहा है, लेकिन आप अगर आज की डेट से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप इसके बारे में आगे आ सकते हैं। एक आपका और सवाल होगा कि इस पूरे पेपर में सिलेबस क्या होगा, कितने टॉपिक, कैसे कैसे क्या करना है। अगर आप मुझसे एक सिंगल वीडियो के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको पूरे सारे टॉपिक एनालिसिस वाइज बता दूंगा कि आपको कितने टॉपिक कितने दिनों में किस तरीके से खत्म करने हैं। तो उसका एनालिसिस वीडियो मैं बाद में लेकर आऊंगा, अगर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो टेंटेटिव डेट है वो ये बताया गया कि जो प्री का एग्जाम है वो 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को शेड्यूल्ड होना है। लेकिन जैसा कि दोस्तों अगर आपको पता होगा कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन नहीं आ पाता तो ये डेट आपकी आगे भी शिफ्ट हो सकती है और इसके आसार बहुत ज्यादा है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जुलाई खत्म होने वाला है, आपके पास अगस्त है, सितंबर है, आपके पास पूरा अक्टूबर है। अगर कहीं ना कहीं पर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होता है तो आप प्री आसानी से दे सकते हैं अगर आप आज की डेट में तैयारी स्टार्ट करें तो ये राइट टाइम आपके पास है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड हैं वो दोस्तों क्या है, केवल मैं यहां पर पीओ की बात करूंगा तो आप इतना ये देख सकते हैं कि कितने लोगों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन किया और कितने लोग यहां पर अपीयर होने गए। तो अगर मैं 2017 और 2018 की बात करूं तो 2017 में लगभग 11,27,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, दैट मीन्स कि फॉर्म को भरा था, इतने लोग रजिस्टर्ड थे। और 2018-19 जब आया तो ये 8,80,000 के आसपास में आपके इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड हो जाते हैं। लेकिन जो पेपर देने वालों की संख्या है वो दोस्तों कम होती है। तो पीओ के पेपर में 11,27,000 लोगों ने फॉर्म जरूर भरा लेकिन 8,39,000 लोग पेपर देने गए। अब आप इतना मान सकते हैं कि आपका कंपटीशन 8 लाख लोगों से नहीं होता है। अगर आप ये माने कि लगभग अगर हम ये मान के चलें कि 5,000 से लेकर अगर 10,000 पोजीशन है तो कहीं ना कहीं पर जो हार्डली आपका जो कंपटीशन है वो दोस्तों 70 से 80,000 लोगों के बीच में होता है। और आपको यहां पर अगर आप एक क्वेश्चन भी अच्छा बनाते हैं तो लगभग आप 5 से 7,000 लोगों को एक क्वेश्चन आगे बनाने पर भी उतने लोगों को आप पीछे कर सकते हैं। लाइक अगर आपका पजल ठीक हो जाता है 5 नंबर का तो आप ये देखें कि आपने लगभग
5000 से 7000 लोगों को पीछे छोड़ दिया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आप पहले ये देखें कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है इसमें 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। एक आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम, एक आपका होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी और एक होता है रीजनिंग। ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एग्जामिनेशन होते हैं इसमें हमें 20-20 मिनट का टाइम हमें दिया जाता है। ओके, टोटल हमारे पास 60 मिनट का ड्यूरेशन होता है। आप ये देखें कि जो 30 क्वेश्चन है ये आपके होते हैं 30 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग ये दोनों आपके 35-35 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जो मेंस होता है, मेंस आपका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेंस में भी। तो जैसे कि रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो गया, जनरल इकोनॉमी अवेयरनेस हो गया। ठीक है, तो ये आपके 4 टॉपिक होते हैं। साथ में आपका 5वां हो जाता है लेटर राइटिंग और ऐसे का। पहले क्या होता था कि आपका आईबीपीएस में ये लेटर और ऐसे नहीं आता था, लेकिन एसबीआई में ये सारी चीजें पूछी जाती थी। आज के समय में दोस्तों एसबीआई पीओ हो या फिर आपका आईबीपीएस पीओ हो, इन दोनों का एग्जामिनेशन पैटर्न लगभग बराबर है। बस अगर मैं थोड़े से डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो एसबीआई पीओ को आप 3+ दोगे और इसको 2+ दोगे, इतना सा डिफरेंस रहता है। मतलब ये एग्जाम आज की डेट में भी टफेस्ट एग्जामिनेशन कंसीडर होता है, लेकिन आईबीपीएस पीओ का थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो लेवल है वो दोस्तों आज के समय पर टच कर रहा है। अब आपको मैं एक चीज यहां पर बता दूं कि जैसे लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था तो आपका जो कट ऑफ था वो 100 मार्क्स था। ठीक है, 100 नंबर का आपका पूरा पेपर था, जिसमें जनरल को 59.75 इतने मार्क्स लाने थे, ओबीसी को 59.75, ये दोनों की बराबर थी। बाकी ईडब्ल्यूएस जो है ये भी 59.75 था। एससी एसटी आप यहां पर देख सकते हो कि 53 और 46 इतने मार्क्स हैं। बाकी आप देख लो एचआई, ओसी, वीआई और आईडी, इनकी कितनी कट ऑफ रही थी। तो ये बेसिकली एग्जामिनेशन आपका स्टेट लेवल का नहीं होता है, इसमें क्या होता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पर आपकी कट ऑफ तैयार होती है हर एक कैटेगरी वाइज। लेकिन अगर आप ये देखें कि इस एग्जाम में सेक्शनल भी लाने होते हैं और प्लस कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो जैसे आप ये देखें कि जो लास्ट ईयर का पेपर है उसमें आप ये देखें कि जो मैक्सिमम 30 नंबर का इंग्लिश में स्कोर था, तो इसमें से जो कट ऑफ स्कोर था ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए वो रखा गया था 10.50। यहाँ पर देखें कि जो कट ऑफ स्कोर था एससी एसटी ओबीसी इनके लिए रखा गया था 6.50। मतलब 30 नंबर के पेपर में अगर आप 10 नंबर 10.5 नंबर ले आते हैं तो आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। क्वांट में 35 में से केवल 8.75 मार्क्स कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए आपको लाने थे। रीजनिंग में 35 में से 10.25। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ क्वालिफाई करना यही आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा, आपको ओवरऑल भी क्वालिफाई करना होगा। दैट मीन्स कि आपको या तो क्वांट में बहुत जबरदस्त स्कोर करना होगा, 35 में से लगभग 20 नंबर, 27 नंबर, 25 नंबर, और रीजनिंग में भी 20 से 25 नंबर, 28 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। और इंग्लिश में क्या होता है कि बहुत ही कट ऑफ के क्लोज नंबर रहते हैं, लेकिन आप ये मान के चलें कि 30 में से अगर आप 12, 15, 18 नंबर भी लाते हो और यहाँ पर रीजनिंग और क्वांट में आपका हाई स्कोर रहता है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो आप देखें कि जनरल में 59.75 जिसका स्कोर था तो वो क्वालिफाई कर ले गया था। अगर आप इन तीनों का सम निकालोगे तो ये बहुत कम होगा यार। ये देखो 10.50, ये 10, 2, 10, 20, लगभग ये कहीं 29-30 के आसपास में होता है, जो कि आपको कट ऑफ कितनी आती है 60, आपको डबल स्कोर वहां पर करना पड़ता है। ओके, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आप आगे देखेंगे जो आपका मेंस का सेक्शन होता है, मेंस में अगर मैं आपको बताऊं कि 60 नंबर का आपका रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड था, तो जो आपकी कट ऑफ थी ये आप देख लो कि जनरल ईडब्ल्यूएस इसकी रखी गई थी 7.75, ये 60 में से, और ये 5.50। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा था, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आया था। इसमें बहुत कम लोग क्वेश्चंस बना पा रहे थे, पेपर में पजल्स बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और यही चीजें रहती हैं। जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है वो दोस्तों यहाँ पर एम्पल अमाउंट में रहता है। इंग्लिश आप देख लो कि 40 में से 14.25 जनरल के लिए, 10.75 एससी एसटी के लिए, और अगर आप देखोगे कि जो आपका डेटा एनालिसिस वाला पोर्शन होता है क्वांट वाला, वो आपका 60 में से 2.50 इतने नंबर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए लाने थे और 5.25 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए लाने थे। तो आप ये देख लें कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, हिलते नहीं है क्वेश्चन, तो पहले से ही आपको तैयार रहना है, बहुत बड़े लेवल की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप शुरुआत करें तो प्रीलिम से करें, आपका लेवल शानदार तरीके से जरूर इंक्रीज करेगा। आप देखें यहाँ पर जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, तो इसमें 40 में से 5 और 8 नंबर जो है अलग अलग कैटेगरी को लेकर आने थे, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव था तो डिस्क्रिप्टिव में से 10 नंबर अगर आप जनरल के हैं तो आपने लाया तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। 8.75 जो है ये एससी एसटी की थी। ये आपका जो पूरा पेपर है ये दोस्तों आपका मेंस का हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर बेटिस देखोगे तो 60, 40, 100,
और ये कितना हुआ 60 40 100, तो 200 225, तो 225 नंबर का आपका पेपर हुआ। इसकी जो कट ऑफ है वो मैं आपको बता दूं कि कितनी रखी गई थी। 225 में से जो जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो थे 71.25। इतने नंबर लाने पर इंटरव्यू के लिए दोस्तों बुलाया गया था। आप ये सोचोगे कि यार 225 में से 71 तो मैं ले आऊंगा, लेकिन दोस्तों इतने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। कट ऑफ से आप ये मान के चलें कि कम से कम मैं यही कहूंगा कि जितने ज़्यादा नंबर हो उतना बेस्ट है, लेकिन 20 नंबर का गैप हो, लगभग 18 नंबर का गैप हो, 25 नंबर का गैप हो, इन लोगों का अगर इंटरव्यू वगैरह अच्छा जाता है तो इनका सिलेक्शन हो जाता है। EWS का था 65.88। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 225 नंबर के मार्क्स की कट ऑफ आई, इसमें आपका EWS भी बड़ी भूमिका दे रहा है। 71.25 और 65 कहीं ना कहीं पर लगभग 5.5 नंबर के आसपास का आपका गैप दोस्तों रहता ही है। ओके, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और OBC में 70.25 इतनी कट ऑफ आपकी रखी गई थी। तो जनरल के बाद OBC ही आता है और फिर EWS आपका आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ये तीनों आपस में। SC 60 ये 55.63 और ST 38.13, ठीक है। बाकी आप अलग अलग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि इसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है तो 225 नंबर का आपका मेंस रिटन हो गया प्लस आपका इंटरव्यू हो गया। तो फिर आपका जो वेटेज है वो इस रेशियो में होता है कि 80 रेशियो में आपके रिटन वाले मार्क्स लिए जाएंगे, 20 रेशियो में आपका इंटरव्यू वाले लिया जाएगा। तो मतलब मेंस एग्जाम और इंटरव्यू ये 80:20 80:20 में ये आपका रखा जाता है। तो जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, अब आपके ये 100 पर रोल हो जाएंगे मार्क्स, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर देख लें कि जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है तो 100 में से जिसके 60.58 थे उसका सिलेक्शन हो गया था, और जो मिनिमम स्कोर था सिलेक्शन लेने वालों में वो था 44.44। दैट मीन्स कि जो टॉपर बंदा था उसके मार्क्स से 60.58, ठीक है, और जो मिनिमम सिलेक्शन लेने वाला पर्सन था उसका 44.44 था। ओके, तो आप यहाँ पर EWS देख लो, जो टॉपर था EWS में उसके थे मार्क्स 100 आउट ऑफ 48.98, और जो सिलेक्शन मिनिमम वाला सिलेक्शन ले गया था वो था 40.82। दोस्तों ये मिनिमम मैक्सिमम का आप ऐसे मतलब समझें, जो लास्ट पर्सन सेलेक्ट हुआ है EWS में उसको 40.82 मिले। इसके बाद जितने भी लोग होंगे इन सबको रिजर्व लिस्ट में डाल दिया जाता है, और रिजर्व लिस्ट जो है वो आपकी जैसे कि 1 अप्रैल 2021 को आपका रिजल्ट आएगा तो उससे एक दिन पहले, दैट मीन्स कि 31 मार्च को ही ये वाली आपकी रिजर्व लिस्ट क्लियर हो जाती है, लोगों को अलॉटमेंट मिल जाता है। ऐसा ये इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग बैंक को छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। और OBC का आप देख सकते हैं 50.22 ये मैक्सिमम सिलेक्शन था, और जो मिनिमम नंबर वाला सिलेक्शन था वो था 40.27 का। ST का 50.80 और ये था 33.24 वाला। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि जो आपकी कट ऑफ होती है इसको आपका 80:20 में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब जो आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स हुए इतने इतने रेशियो में कन्वर्ट करके अब ये 100 में हो जाते हैं। तो SC था 47.07 और मिनिमम था 36.02, इतने नंबर ऑफ मार्क्स पर सिलेक्शन हो गया था। तो आपको थोड़ा सा इससे ब्रीफ मिल गया होगा कि क्या बेसिकली पैटर्न रहने वाला है। तो आप बिंदास तैयारी स्टार्ट करें और बिल्कुल घबराएं मत, और मैं आपको यही कहूँगा कि धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएं। एक बार में ऐसा ना हो कि यार फाइनल मेंस लेवल का पेपर बनाने बैठ गए और नहीं बना फिर छोड़ दिया। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, आप मत करना। आप कोशिश करना कि जो सीढ़ी चढ़ो तो पहले पहले पायदान से आप धीरे धीरे पढ़ो, और यहाँ पर जाकर आप अपने टॉप पर पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करोगे और डायरेक्टली इसी पेपर को एक्सेस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत टफ है, मेरा मोरल डाउन हो गया, मैं आगे तैयारी नहीं कर सकता। तो आप एक बार अच्छा ट्राई दो, और मुझे लग रहा है कि आपको सिलेक्शन लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और मैं आने वाले दिनों में प्रॉपर एक एक छोटे छोटे टॉपिक प्रीलिम्स के मेंस के दोनों का एनालिसिस करूंगा। तो प्लीज़ नीचे वीडियो में कमेंट करना। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि इन सारे एग्जामिनेशन के लिए अगर आप एक मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो प्रैक्टिस मॉक का लेवल काफ़ी अच्छा है, और ये एक एक मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल है, और साथ में इनके बहुत सारे अलग अलग मॉक टेस्ट वीकली बेसिस पर आते हैं। तो आप उनको मिस मत करना, आप उनको भी बनाना। और मैं यही कहूँगा कि आप अपना एक ऐसा प्लान बनाएं कि अगर आप IBPS PO क्लर्क को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक स्केड्यूल बनाना है अपनी पढ़ाई करने के लिए, जिसको आप रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर पाएँ। और आपका टारगेट होना चाहिए कि कंसेप्ट को बिल्ड करना प्लस मॉक टेस्ट को देना, और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, ठीक है, कि किस तरीके से हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। जहाँ जहाँ पर दिक्कत आ रही है उन कंसेप्ट के ऊपर हावी हो जाना, ठीक है। और प्रीवियस ईयर
ईयर के जो पेपर होते हैं वो भी ये काफ़ी आपकी मदद करते हैं। जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते हैं इनको मैं एनालाइज करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे, और बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। 3 मंथ्स एम्पल है आपके प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और बाकी आप प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक जरूर अटेम्प्ट करें। नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूं। इनके आरआरबी जो आपका रीजनल रूरल बैंक है इस एग्जाम के लिए भी है और आपका पीओ क्लर्क के लिए भी है। तो जो जो फ्री और लाइव टेस्ट अवेलेबल है आप इनको बनाएं और अपने आप को आगे जरूर ले जाएं। बाकी मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक करने से बड़ा मजा आता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर देना ताकि हम उनको पढ़ें और आने वाले टाइम पर उसी के हिसाब से आगे की वीडियोस बना पाए। सो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे।